हेलो स्टूडेंट्स, तपन से स्टडी रूम में मैं डॉक्टर तपन भादवे आपका स्वागत करता हूं। आज हम कॉस्ट अकाउंटिंग में जो टॉपिक लेने जा रहे हैं वो है प्रक्रिया लागत निर्धारण। इसी को हम प्रक्रिया लागत लेखांकन भी बोल सकते हैं। लेखे इसमें बनाए जाते हैं और प्रोसेस में हर प्रोसेस की चूंकि कॉस्ट निर्धारित की जाती है इसलिए इसको निर्धारण भी हम बोलते हैं। प्रोसेस कॉस्टिंग और प्रोसेस अकाउंटिंग होता क्या है, आशय की बात करें या विशेषता प्रयोग की बात करें तो होता क्या है। तो प्रक्रिया खाते तब बनाए जाते हैं जबकि किसी अंतिम उत्पाद का उत्पादन विभिन्न प्रक्रियाओं से होके गुजर के फिर बनना हो। एग्जाम्पल के तौर पे मैं अगर आपको समझाऊंगी, अगर ये शर्ट मैन्युफैक्चरर है, कोई उत्पादन निर्माणी संस्थाओं में ये लागू होती है, तो शर्ट मैन्युफैक्चरर है तो वो क्या प्रोसेस अपना सकता है। मान लेते हैं कि वो सबसे पहले धागे यार्न खरीदता है, उसको लूम पर चढ़ाता है, उससे कपड़ा बनाता है। कपड़ा बनाने के बाद में उसको कलरिंग वाले प्रोसेस में डालता है और उसके बाद में उसका रेडीमेड शर्ट बना के अंतिम उत्पाद बनता है। तो यहाँ पर क्या प्रोसेस हो गए, धागे से कपड़ा बनाना, जहां पे इनपुट हो गया धागा, कपड़े को उसके बाद में कलर में डालना है, तो कपड़ा जो आउटपुट बना वो कलरिंग के लिए गया, उस प्रोसेस में चला गया, तो उसके लिए वो जो कपड़ा बन के आया था सादा कपड़ा, वो उसके लिए इनपुट हो गया। अब कलर्स उसमें डालने के बाद में, डिजाइन या कलर उसमें डालने के बाद में वो कपड़ा रेडीमेड वाले सेंटर में गया, तो आउटपुट बन गया कलरिंग का, वो गया उसके बाद में रेडीमेड वाले सेंटर में। तो इस प्रकार से यहां पे आपने इनपुट की तरह यार्न या धागा डाला और यहां आउटपुट की तरह ये जो कपड़ा बना है वो बन गया। फिर आपने कपड़ा इसमें इनपुट की तरह डाला और यहां से आपने इसको डिजाइन या कलर जो भी प्रोसेस है वो हुआ और उसके बाद में उसको कपड़े को शर्ट बनाने के लिए वहां पे रेडीमेड गारमेंट वाले प्रोसेस में डाल दिया, जो उसके बाद में ये जो शर्ट बना वो फिनिश्ड प्रोडक्ट बनके मार्केट में सेल हो गया। तो ये इस प्रकार से प्रोसेस हुआ इस कपड़े का। तो जहां पर प्रोसेसिंग होना, जैसे कि ऑयल रिफाइनरी है, समुद्र में से रिफाइन किया जाता है ऑयल, अगर तो उसके साथ में बहुत सारे बाई प्रोडक्ट भी प्राप्त होते हैं, जॉइंट प्रोडक्ट भी प्राप्त होते हैं, लेकिन फाइनल प्रोडक्ट आपका जो ऑयल रिफाइनरी, अगर वो पेट्रोल है तो पेट्रोल के लिए आप उसको फाइनल प्रोडक्ट फिनिश गुड्स बोलते हैं। तो बहुत सारे उद्योगों में इस प्रकार के प्रोसेसेस होते हैं, निर्माणी संस्थाओं में। ऐसे समय में ये जरूरी हो जाता है कि हर एक विभिन्न फर्स्ट प्रोसेस, सेकंड प्रोसेस, थर्ड प्रोसेस, इस पर्टिकुलर प्रोसेस की उत्पादन की लागत क्या है। आई रिपीट, उत्पादन की लागत, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं यहाँ पर, यानी कि सेलिंग और मैन्युफैक्चरिंग, सेलिंग और मैनेजमेंट एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस अलग हो जाएंगे। हर एक प्रक्रिया, अगर इस प्रक्रिया का दूसरी प्रक्रिया में सारा का सारा उत्पाद ट्रांसफर हो गया है, यहाँ का उत्पाद यहाँ पर, यहाँ का उत्पाद यहाँ पर ट्रांसफर हो गया है, तो फिनिश गुड्स को बेचते समय उसमें से वो खर्चे चार्ज कर लिए जाते हैं। और अगर प्रत्येक प्रक्रिया के स्तर पर ही अगर माल कुछ भाग बेच दिया जाता है तो जो प्रॉफिट हो रहे हैं हर एक प्रोसेस के, उन प्रॉफिट में से फिर फाइनली मैनेजमेंट एक्सपेंसेस, जिसको एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस भी बोल सकते हैं अपन, और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, दोनों उसमें से घटा के अंतिम उत्पाद के ऊपर लाभ ज्ञात कर लिया जाता है। यही इसकी विशेषताओं में भी यही बात है, उपयोग भी एक साथ मैंने बोल दिया है। इसी में से ठेका लागत से ये अलग है। ठेका और औपचारिक लागत में क्या है, विशेष आदेश जो प्राप्त होता है उसके अनुरूप फिर निर्माण का कार्य चालू किया जाता है, उसके अनुरूप फिर उसमें लागत का निर्धारण होता है। जबकि प्रोसेस में उत्पाद हम बनाना तय करते हैं पहले और इस प्रोसेस से गुजर के वो उत्पाद बनता है, उसको हम बेचते हैं। तो ये दो बेसिक बातें। अब बात आती है प्रक्रिया खातों की। तो इस प्रक्रिया खाते की लागत उत्पादन लागत कितनी हो, इससे जो प्रोडक्ट बना है, उत्पाद बना, इस प्रोसेस का जो उत्पाद बना है वो अगले वाले प्रोसेस के लिए इनपुट का काम करेगा। उसके ऊपर फिर प्रोसेसिंग कुछ लागतें लगेगी,
इसका जो आउटपुट बनेगा वो अगले प्रोसेस के लिए इनपुट का काम करेगा, इसमें फिर कुछ लागतें लगेगी, और यहाँ पे अगर माल तैयार हो गया है तो वो स्टोर में चला जाएगा, फिनिश गुड्स में चला जाएगा, या उसको सीधा बेचने की प्रक्रिया में काम में ले लेंगे कि सीधा उसको मार्केट में सेल कर पाएंगे। तो प्रक्रिया खातों का मतलब इस प्रोसेस का अकाउंट बनाइए, उत्पादन लागत निकालिए। ऐसे इसमें प्रत्येक प्रक्रिया का सेपरेट अकाउंट बना के हम प्रत्येक प्रक्रिया का जो उत्पादन लागत है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, फॉर एवरी प्रोसेस वी नीड टू कंप्यूट। तो इसी उद्देश्य से प्रक्रिया खाते बनाए जाते हैं। अब बात करते हैं विशेष परिस्थितियों की। तो कुल मिला के अपन इस चैप्टर को 4 भागों में बांट सकते हैं। 4 स्थितियां हैं जबकि अपने को प्रक्रिया खाते बनाने होते हैं, प्रोसेस अकाउंट, जिसमें से पहला तो आप यहाँ पे बोर्ड पे देख ही रहे हैं, सामान्य और असामान्य हानि का लेखांकन। इसको हम समझते हैं अभी कि नॉर्मल और एबनॉर्मल जो प्रोसेस में लॉस होता है, चाहे वो वाष्पीकरण के कारण, चाहे वो सिंपल वेस्टेज प्रोडक्ट का लकड़ी का अगर कोई प्रोसेस हो रहा है तो लकड़ी की छीलन हो गई, कपड़े का प्रोसेस हो रहा है, धागों का टूट का अलग हो जाना होगा, है ना। कुछ वेस्टेज ऐसा भी हो सकता है कि कपड़ा जब आपने वीविंग किया उसमें डिफेक्ट आया तो उसको आपने अलग रख दिया। तो इस प्रकार से कुछ लॉसेस होते हैं, वेस्टेज होते हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस। तो उनके संदर्भ में लेखा करते हुए उनकी लागतों को कैसे ध्यान में रखा जाता है और प्रोसेस खाते बनाए जाते हैं, ये पहली स्थिति है जिसको हम आज अभी समझने वाले हैं। इसके अलावा अंतर प्रक्रिया लाभ होता है कि प्रत्येक प्रक्रिया जब दूसरी प्रक्रिया को माल को ट्रांसफर करती है तो कॉस्ट में कुछ प्रॉफिट जोड़ के ट्रांसफर करती है। ट्रांसफर प्राइस ये इस तरीके से तय होता है। जो इस पहले प्रोसेस के लिए ट्रांसफर प्राइस जस्ट लाइक सेल प्राइस है, वो दूसरे प्रोसेस के लिए कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो इसके लिए इनपुट की तरह काम करेगा, यानी कि दूसरे प्रोसेस के कॉस्ट में पहले प्रोसेस का लाभ शामिल है। तो जब हम खाते बनाते हैं तो हम एक सामान्य बात जानते हैं कि लाभ जब तक कमा ना लिया जाए उसको लेखों में नहीं लेना चाहिए। तो ये जो अगर ये माल बिक गया है, जो कि एक प्रोसेस से दूसरे से तीसरे में और फिर फिनिश गुड्स बनके बिक रहा है, अगर ये बिक गया है तो रियलाइज प्रॉफिट हो जाएगा। परंतु कुछ माल अगर स्टॉक में रह गया है तो उसमें आपने प्रॉफिट तो लागत में शामिल करते जा रहे हैं, तो इसे बोलते हैं अप्राप्य लाभ। उसका हमें सेपरेशन करना पड़ता है। तो ये दूसरी प्रकार की प्रोसेस होगी जिसमें इंटर प्रोसेस प्रॉफिट बोलते हैं अपन। तीसरा, जब हम मेन प्रोडक्ट बनाते हैं तो साथ में उप उत्पाद भी प्राप्त हो जाते हैं। एक प्रोडक्ट बनाते समय बहुत कम मूल्य का दूसरा प्रकार का प्रोडक्ट भी साथ साथ ही प्राप्त हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में संयुक्त उत्पाद या बाई प्रोडक्ट, उप उत्पाद, जॉइंट प्रोडक्ट और बाई प्रोडक्ट उस प्रोसेस का नाम है। तो ऐसी स्थिति में लेखे कैसे बनते हैं। फिर हो सकता है कि किसी पर्टिकुलर डेट पे जब आपका अकाउंटिंग ईयर खत्म हो रहा हो तो सारा का सारा माल इस प्रोसेस में बन गया हो, या इसमें बन गया हो, या इसमें बन गया हो, ऐसा संभव नहीं होता। हर एक प्रोसेस में थोड़ा सा काम ऐसा हो सकता है जो वर्क इन प्रोग्रेस में चल रहा हो, यानी कि कार्य चल रहा है अभी। जैसे शर्ट में अभी स्टिचिंग कटिंग हो चुकी है, स्टिचिंग हो चुकी है, लेकिन उसके फाइनल बटन लगाना, उसके पैकिंग करना वो अभी बाकी है। तो अभी ये वर्क इन प्रोग्रेस है। तो अगर चालू कार्य है, प्रत्येक प्रक्रिया में निर्माणाधीन कार्य है, वर्क इन प्रोग्रेस है, तो ऐसी स्थिति में उस वर्क इन प्रोग्रेस का मूल्यांकन कैसे करते हैं वो भी प्रोसेस कॉस्टिंग में ही निर्धारित होता है। आज हम जो ले रहे हैं इसमें से जो पहला है सामान्य तथा असामान्य हानि का लेखांकन। होता क्या है सामान्य हानि? तो पहले प्रोसेस में एक एग्जांपल ले लेते हैं। फर्स्ट प्रोसेस में जो इनपुट डाला, अब अपन बात क्वांटिटी कर रहे हैं, अमाउंट की बाद में करेंगे। इनपुट डाला वो मान लें 1000 है, और पहले से लिखा हुआ है कि जो नॉर्मली इस प्रकार के व्यवसाय होते हैं उसके पहले वाले जो प्रोसेस होते हैं उसमें सामान्य जो क्षय होता है, नॉर्मल वेस्टेज जो होता है, या सामान्य हानि जो होती है, नॉर्मल लॉस लिख सकते हैं, नॉर्मल वेस्टेज लिख सकते हैं, वो 10% होती है। अगर ऐसा लिखा हुआ है तो इसका मतलब इनपुट है 1000, नॉर्मल लॉस कितना होना चाहिए इस 1000 का? 10% 100 होना चाहिए। यानी कि
अभी अपन बात कर रहे हैं होना चाहिए की, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, बोलते समय होना चाहिए। तो उत्पादन कितना होना चाहिए? अगर नॉर्मल लॉस 100 होना चाहिए तो उत्पादन कितना होना चाहिए? 900 होना चाहिए। पहले प्रोसेस का आउटपुट शुड बी 900 because normal loss rate is 10%. 10% of input is 1000. 1000 multiplied by 10%, it is 100. Normal loss will be 100. If normal loss is 100, then output should be 900. लेकिन अगर अपने को प्रश्न में दे रखा है कि आउटपुट, पहला एग्जांपल ले लेते हैं, एक सिचुएशन कि आउटपुट मान ले कि 800 इकाइयों का है, फिगर बदल लेते हैं ताकि समझने में आसानी हो जाएगी। 850 का है, तो होना कितना चाहिए था? 900। हुआ कितना है? 850। यानी कि जो 900 नॉर्मल लॉस है, आउटपुट एक्चुअल जो है नॉर्मल प्रोडक्शन और एक्चुअल प्रोडक्शन, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 50 यूनिट्स का, ये क्या है? ये एब नॉर्मल लॉस या एब नॉर्मल वेस्टेज है। तो इस बात को याद कीजिए कि नॉर्मल प्रोडक्शन से अगर एक्चुअल प्रोडक्शन कम होता है तो इसे हम एबनॉर्मल लॉस या एबनॉर्मल वेस्टेज कहते हैं, 50 यूनिट्स का, असामान्य क्षय कहते हैं। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर आउटपुट यहां पर 925 इकाइयों का हो गया, होना कितना चाहिए था? लॉस होना चाहिए था 100 का और उत्पादन होना चाहिए था 900 का, तो आउटपुट होना चाहिए था 900 का, तो हो कितना गया? 925। तो इस बार क्या हो रहा है? एक्चुअल जो आउटपुट है वो ज्यादा है देन नॉर्मल आउटपुट। इसको हम नॉर्मल आउटपुट को एक्सपेक्टेड आउटपुट भी बोल सकते हैं। उत्पादन जो होना चाहिए, अगर एक्चुअल आउटपुट 925 है, जो इससे ज्यादा है, यानी कि 25 इकाइयां ज्यादा बनी है, इसको बोलते हैं एबनॉर्मल इफेक्टिव्स। इसको एबनॉर्मल इफेक्टिव्स, असामान्य गेन, नॉर्मल एबनॉर्मल गेन, एबनॉर्मल इफेक्टिव, एबनॉर्मल सरप्लस, कुछ भी बोल सकते हैं इसको। असामान्य आधिक्य है ये, क्योंकि ये सामान्य जो एक्सपेक्टेड प्रोडक्शन था उसकी तुलना में ज्यादा प्रोडक्शन हो गया। तो दो बातें हमने कर ली कि नॉर्मल प्रोडक्शन हम सबसे पहले तय कर लें, उसकी तुलना कर लें एक्चुअल प्रोडक्शन से। अगर एक्चुअल ज्यादा है तो एबनॉर्मल गेन है, अगर एक्चुअल प्रोडक्शन कम है तो ऐसी स्थिति में वो एबनॉर्मल लॉस है। अब दूसरी बात करते हैं कि ये जो वेस्टेज है ये बाजार में सेलेबल होता है ना, बड़े बहुत कम मूल्य पर मार्केट में विक्रय योग्य होता है। तो हो क्या रहा है? नॉर्मल लॉस जितना होना चाहिए उतना हो गया। कब हो सकता है? जबकि आउटपुट इस एग्जांपल में 900 हो जाए तो नॉर्मल लॉस 100 हो गया। अगर आउटपुट 900 से कम हो जाए तो एबनॉर्मल वेस्टेज हो जाएगा, है ना। 900 से कम होने पर एबनॉर्मल वेस्टेज हो जाएगा, यानी कि नॉर्मल वेस्ट तो होगा ही, प्लस थोड़ा सा और वेस्ट ज्यादा हो जाएगा, हमारी एक्सपेक्टेशन से थोड़ा ज्यादा वेस्टेज हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में नॉर्मल लॉस तो होगा ही होगा इन दोनों सिचुएशन में। लेकिन अगर एबनॉर्मल इफेक्टिव्स है तो वास्तव में लॉस कितना हुआ? वास्तविक नुकसान इन दोनों का अंतर यानी 75 ही हुआ, 75 ही हुआ, जबकि नॉर्मली होना कितना चाहिए था? 100 होना चाहिए था। तो यहां पर ये विशेष बात याद रखें कि जब भी एबनॉर्मल इफेक्टिव्स है तो नॉर्मल लॉस उतना नहीं होता है जितना कि हमने पहले से कंप्यूट किया है निश्चित दर के आधार पर। ये एग्जांपल आपके सामने है। यहाँ पे एक्चुअल लॉस कितना हुआ है? 75 का, और नॉर्मल लॉस कितना एक्सपेक्टेड था? 100 का। तो क्या बाजार में मैं 100 इकाइयां बेच पाऊंगा नॉर्मल लॉस की? नहीं, हम 100 इकाइयां नहीं बेच पाएंगे। तो कितनी बेच पाएंगे? केवल 75 बेच पाएंगे। तो ये विशेष स्थिति याद रखें। अगर एबनॉर्मल गेन है
तो नॉर्मल लॉस की उतनी इकाइयां नहीं बिकेंगी बाजार में, शॉर्टफॉल हो गया, नॉर्मल लॉस का शॉर्टफॉल हो गया, नॉर्मल लॉस की उतनी इकाइयां बाजार में नहीं बिकेंगी जितनी कि आपने पहले से कैलकुलेट की है। लेकिन अगर एबनॉर्मल लॉस है, एबनॉर्मल वेस्टेज है, तो ऐसी स्थिति में नॉर्मल लॉस तो हो ही गया, साथ में थोड़ा और नुकसान हुआ, दोनों ही प्रकार की इकाइयां बिकेंगी। नॉर्मल लॉस की इकाइयां जब आप बेचेंगे तो नॉर्मल लॉस का अकाउंट जो बनाएंगे उसमें एडजस्ट होगा, और एबनॉर्मल लॉस को जब बेचेंगे उससे जो पैसा प्राप्त होगा वो एबनॉर्मल लॉस का जब अकाउंट बनाएंगे, खाता बनाएंगे, तो उसमें एडजस्ट होगा। इस बात को ध्यान में हमें रखना है। तो नॉर्मल लॉस को जो सेल करेंगे वो एट द रेट ऑफ ये प्रश्न में होता है, उस हिसाब से सेल करेंगे और इससे इसका अमाउंट हम तय कर लेते हैं कि कितने रुपए का नॉर्मल लॉस है। एबनॉर्मल लॉस को अगर सेल करेंगे तो वो इसी भाव बिकेगा, एबनॉर्मल लॉस भी इसी भाव पे बिकेगा और उसका अमाउंट भी हम तय कर लेंगे। नेचुरली लागत तो आ रही है ज्यादा, परंतु मूल्य आपको रिकवर हो रहा है कम, ठीक है ना। तो नुकसान यहाँ पे हो रहा है, एबनॉर्मल लॉस होने पे नुकसान होता है, उसको कॉस्टिंग पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। ऐसे ही एबनॉर्मल इफेक्टिव होता है, उसको ये गेन है, इसको भी कॉस्टिंग पीएनएल अकाउंट में एज प्रॉफिट ट्रांसफर कर देते हैं। अब अपन सामान्य सी बात एक और समझते हैं कि प्रत्येक प्रक्रिया की लागत कैसे निर्धारित होती है ना। तो अगर आप जब सवाल करेंगे तो कैसे करेंगे, प्रोसेस फर्स्ट अकाउंट बनाएंगे, प्रोसेस ए अकाउंट, प्रोसेस फर्स्ट अकाउंट, जो भी प्रश्न में नाम दे रखा है, टू इनपुट जो भी प्रश्न में दे रखा है, कॉलम दो बनते हैं, एक क्वांटिटी का और एक अमाउंट का, दोनों ही पक्षों में क्वांटिटी का और अमाउंट का दो कॉलम बनेंगे। अकाउंट है, आप जानते हैं दोनों पक्ष बराबर हो जाएंगे अल्टीमेटली। इनपुट की क्वांटिटी इसमें डालिए, जो भी और मटेरियल दे रखा है तो मटेरियल भी लिख दीजिए, वेजेस दे रखा है तो वेजेस लिख लीजिए। अगर ये ओवरहेड्स दे रखे हैं तो ये ध्यान रखें ये प्रोडक्शन ओवरहेड ही है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, क्योंकि ये केवल उत्पादन की लागत को तय करता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तय करता है प्रोसेस अकाउंट। और एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस और जो मैनेजमेंट एक्सपेंसेस जिसको भी बोला जा सकता है, या सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस अलग हैं, वो इसमें नहीं दर्शाते भाई। अगर नॉर्मल लॉस हुआ है तो सबसे पहले नॉर्मल लॉस यहां पे लिख लीजिए भाई। अगर एबनॉर्मल लॉस हो रहा है तो वो भी यहां पे रखिए भाई। जो ये फिनिश प्रोडक्ट बना है वो किस प्रोसेस को जाएगा, अगले वाले प्रोसेस को। ये फर्स्ट अकाउंट अगर आप बना रहे हैं तो ये कहां पे जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा अगले प्रोसेस को। अगर यहां पर एबनॉर्मल लॉस है तो इधर आ जाएगा, और अगर एबनॉर्मल गेन है तो इस पक्ष में आ जाएगा। बैलेंसिंग फिगर के रूप में ये निकल सकती है क्वांटिटी, पहले क्वांटिटी निकल जाएगी, उसके बाद में अमाउंट तय हो जाएगा। यहां पर हम बात करते हैं इस प्रोसेस की उत्पादन लागत क्या होगी, कॉस्ट ऑफ अ गुड यूनिट। लागत कैसे निर्धारण करेंगे, तो नॉर्मल कॉस्ट ऑफ प्रोसेस, नॉर्मल कॉस्ट ऑफ प्रोसेस अपॉन नॉर्मल प्रोडक्शन ऑफ द प्रोसेस। नॉर्मल प्रोडक्शन तो कैसे कैलकुलेट वास्तव में कैसे करेंगे, तो आप ये ध्यान रखिए कि जो अमाउंट की बात कर रहे हैं, जितना भी इनपुट का लेके और ओवरहेड तक ये सारा अमाउंट है, जोड़ लीजिए। इसमें से नॉर्मल लॉस को आपने सेल कर दिया है प्रश्न में दी गई राशि के हिसाब से, रेट के हिसाब से, इसमें से ये कम कर दीजिए, है ना। तो ये जो ऊपर का पोर्शन है वो यहां पर आ जाएगा इस जगह पर, दिस माइनस दिस। छोड़ क्या दिया है आपने, एबनॉर्मल को छोड़ दिया है इधर से और प्रोसेस को छोड़ दिया है, और इधर अगर यह है किसी प्रोसेस में तो गेन को छोड़ दिया है। इसके अलावा डेबिट और क्रेडिट साइड का अंतर कर लीजिए, रुपयों का वो तो लिखिए ऊपर, और इन्हीं चीजों में अगर क्वांटिटी भी है, जैसे यहाँ पे क्वांटिटी होगी
यहां पर भी क्वांटिटी होगी। इन दोनों को जो अंतर है वो लिखिए यहां पर नॉर्मल प्रोडक्शन में, कि इनपुट में से नॉर्मल लॉस को घटा दें तो नॉर्मल प्रोडक्शन होना चाहिए। तो ये जो रेट निकलेगी ये कहलाएगी एट द रेट ऑफ रुपीज इतना पर यूनिट, अगर ये यूनिट्स में मापी जा रही है इकाइयां, ठीक है ना। तो यहां पर ये देखिए, ये ही वाला अगर मैं इसको x से डिनोट कर दूं, रुपया जो भी आया है 40.44 या ऐसा जो भी आया है, इससे मूल्यांकन किया जाएगा अगले प्रोसेस को ट्रांसफर होने वाली इकाइयों का। यही कहलाती है उत्पादन की लागत पहले प्रोसेस की, है ना। और ये जो एबनॉर्मल लॉस है या उस प्रोसेस में अगर एबनॉर्मल गेन है, इन दोनों का मूल्यांकन भी x के आधार पर ही किया जाता है। अगर यहाँ पे 10 इकाइयां हैं, x अगर 1 रुपया आया है तो 10 को 1 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर 10 रुपया लिखाया जाएगा। और ये अगर 4 इकाइयां यहाँ पे लॉस हो रही हैं, गेन हो रहा है, तो 4 को 1 से गुणा करेंगे, यहाँ पे 4 रुपया दर्शाया जाएगा। तो ये प्रत्येक प्रक्रिया की जो लागत है वो इस प्रकार से ज्ञात की जाती है। टोटल ऑफ डेबिट माइनस टोटल ऑफ क्रेडिट एक्सक्लूडिंग क्वांटिटी ट्रांसफर टू अनदर प्रोसेस एंड एबनॉर्मल लॉस और गेन। इसको छोड़ के जो भी डेबिट और क्रेडिट का अंतर है वो यहाँ पे ऊपर दर्शाइए, ये और इनका अंतर, और इन दोनों का अंतर है वो यहाँ पर लेके आइए नॉर्मल प्रोडक्शन की तरह। तो ये ज्ञात हो जाएगी लागत। अब बात हम करते हैं प्रत्येक प्रक्रिया में, पहले प्रोसेस में भी ऐसा ही करना है, दूसरे में भी ऐसा ही करना है, तीसरे में भी ऐसा ही करना है अपने को। अब हम बात करते हैं कि जब हम खाते बनाएंगे पहले प्रोसेस का दूसरे प्रोसेस में जाएगा माल, तो ये जो है ये दूसरे प्रोसेस के लिए कैसे कर बताएगा। एक एग्जांपल के तौर पे मैं लिख देता हूं, प्रोसेस सेकंड अकाउंट जब ये बन रहा होगा, क्वांटिटी और अमाउंट के लिए 2 खाने, तो यहां पर टू प्रोसेस फर्स्ट अकाउंट लिख के हम यहाँ पे जो भी लिख रखा है, अगर यहाँ पे 40 और यहाँ पे 4000 है तो ये यहां से प्रारंभ करेंगे 40 और 4000 से, फिर वो वापस वही काम है, मटेरियल वेजेस ओवरहेड यहाँ पे लिख लीजिए, नॉर्मल लॉस को सबसे पहले यहाँ पे दर्शा दीजिए, एट द रेट ऑफ ये कितने में बिकता है वो राशि यहाँ पे दर्शा दीजिए, फिर ज्ञात कीजिए। नॉर्मल लॉस लिखने के बाद में फिर ज्ञात कीजिए कि अब यहाँ पे क्योंकि आउटपुट आपको प्रश्न में दे रखा है, अगले प्रोसेस को कितना ट्रांसफर करना है ये प्रश्न में दे रखा है, तो एबनॉर्मल गेन हुआ या एबनॉर्मल लॉस हुआ, क्वांटिटी का डिफरेंस निकाल लीजिए आप, आपको पता चल जाएगा। क्वांटिटी का टोटल दोनों साइड में बराबर आना चाहिए, अमाउंट का टोटल दोनों साइड में बराबर आना चाहिए। एक और बात बीच में, अगर सारी की सारी इकाइयां ट्रांसफर नहीं की गई है यहाँ पर और कुछ इकाइयां ही ट्रांसफर की गई हैं, तो जितनी ट्रांसफर की गई है वो यहाँ पे लिखेंगे, और अगर वो शेष इकाइयों को बेच दिया है तो वो सेल यहाँ पे बताएंगे, तो प्रॉफिट इस साइड में आ जाएगा। ये पहले प्रोसेस का, दूसरे प्रोसेस का, तीसरे प्रोसेस का प्रॉफिट एक साथ आगे लेके आइए, इसमें से अलग एक स्टेटमेंट बना लीजिए, इसमें से प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट में से मैनेजमेंट एक्सपेंसेस और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस को घटा दीजिए, तो एक्चुअल अर्न प्रॉफिट निकल आएगा। वास्तविक लाभ बेची गई इकाइयों पे, हर एक प्रोसेस में जो इंडिविजुअली बेची गई इकाइयां उनका प्रॉफिट वहां पे ज्ञात हो जाएगा। यहाँ पे अब हम बात करते हैं, क्योंकि हमारा टॉपिक यही था, तो नॉर्मल लॉस का अकाउंट हम बनाएंगे, वेस्टेज कह लीजिए इसको आप। सारे ही खातों में आपको एक बात याद रखनी है, क्या कि क्वांटिटी भी लिखी जानी है और अमाउंट भी लिखा जाना है। क्वांटिटी का टोटल दोनों साइड का बराबर और अमाउंट का टोटल दोनों साइड का बराबर। ये नॉर्मल लॉस तो हर प्रोसेस में होगा। यहाँ पे इस अकाउंट में नॉर्मल लॉस को क्रेडिट पक्ष में लिखा है, तो ये अकाउंट यहाँ पे डेबिट पक्ष में लिखेगा, किसको, प्रोसेस फर्स्ट को, ऐसे ही प्रोसेस सेकंड को, ऐसे ही प्रोसेस थर्ड को। तीनों प्रोसेस में नॉर्मल लॉस हुआ, तीनों प्रोसेस का नॉर्मल लॉस बिकेगा बाय कैश या सेल के नाम से बता सकते हैं, उसी भाव पे बिकेगा। अगर ये सेम है तो यहाँ पे सेम बिक जाएगा, दूसरे में भी ऐसे ही बिक जाएगा। मैंने शुरू में एक बात बोली थी, आपको याद हो तो, कि अगर एबनॉर्मल लॉस हुआ है
तो नॉर्मल लॉस तो डेफिनेटली जितना था उतना हो ही गया, उससे ज्यादा लॉस हुआ है तो बिकेगा क्या? नॉर्मल लॉस तो पूरा का पूरा बिक जाएगा। परंतु अगर कहीं एबनॉर्मल गेन हुआ, मान लेते हैं कि थर्ड प्रोसेस में एबनॉर्मल गेन हुआ, एबनॉर्मल इफेक्टिवनेस आई ये वाली, तो क्या हो रहा है? क्या वास्तव में उतनी इकाइयां बिक पाएंगी नॉर्मल लॉस की जितनी की आपने पहले शुरू में लिखी हुई है, उस खाते में लिखी हुई है, क्या उतनी बिक पाएंगी? नहीं बिक पाएंगी। कितनी कम बिकेंगी? एबनॉर्मल इफेक्टिवनेस के बराबर कम बिकेंगी। जैसे हमारा एग्जांपल था उसमें 25 इकाइयां कम पड़ रही थी, 100 नॉर्मल लॉस सोचा था, लेकिन उत्पादन 900 की जगह 925 हो गया, यानी कि 25 इकाइयां ज्यादा बनी तो 25 इकाइयां नॉर्मल लॉस कम हो गया, 75 ही बिका। तो जितना वास्तविक नुकसान अगर कम हुआ है तो यहाँ पे वास्तविक नुकसान को लेके आना है क्वांटिटी में, है ना। ज्यादा हुआ है तो नॉर्मल लॉस के बराबर लेके आना है, अगर कम हुआ है तो वास्तविक लॉस को, वास्तविक नुकसान को लेके आना है। इसको बेचना है सेलिंग प्राइस से। तो बाकी का क्या होगा? तो इसका मतलब थर्ड प्रोसेस के दो हिस्से हो गए, कुछ बिक गया और कुछ रह गया। ये कहां जाएगा? ये एब नॉर्मल गेन अकाउंट या इफेक्टिव अकाउंट में चला जाएगा। एब नॉर्मल गेन अकाउंट किस प्राइस से? इसी सेलिंग प्राइस से, और ये खाता बराबर हो जाएगा। यानी केवल दो हिस्से करने हैं आपको। जिस भी प्रोसेस में एबनॉर्मल गेन दिखे या इफेक्टिव्स दिखे, एबनॉर्मल सरप्लस दिखे, उसके नॉर्मल प्रोसेस लॉस वाले खाते में दो हिस्से कर देने हैं। जहां पे एबनॉर्मल लॉस है, एबनॉर्मल वेस्टेज है, वहां पे दो हिस्से नहीं करने हैं। पहले प्रोसेस का अलग बेच दीजिए, दूसरे प्रोसेस का अलग बेच के दर्शा दीजिए। तो इस प्रकार से नॉर्मल लॉस अकाउंट बनता है। फिर अपन बात करते हैं एबनॉर्मल लॉस या वेस्टेज अकाउंट की। क्वांटिटी अभी भी होगी, अमाउंट अभी भी होगा, क्वांटिटी अमाउंट, है ना। यहां पे पहले प्रोसेस में क्या लिखा हुआ है? बाय एबनॉर्मल लॉस, तो यहां पे लिखेंगे आप टू प्रोसेस फर्स्ट अकाउंट। ये जो चीजें बता रखी है वो सेम चीजें यहाँ पे बताएंगे। ऐसे सेकंड प्रोसेस में भी जो हमने एग्जांपल अभी सोच के बोला था उसमें भी ये एबनॉर्मल लॉस है। थर्ड में एबनॉर्मल लॉस नहीं है, थर्ड में एबनॉर्मल गेन है, तो वो यहाँ पर नहीं आ रहा है। ये लॉस का अकाउंट है, गेन का अकाउंट नहीं है। यहां पर इसको कहां ट्रांसफर करेंगे? बाई कॉस्टिंग P&L अकाउंट में इसको हम ट्रांसफर कर देंगे। ये हो गया अपना एबनॉर्मल लॉस का अकाउंट, ठीक है ना। फिर इसके बाद अपन बनाते हैं एबनॉर्मल गेन या इफेक्टिव अकाउंट। ये भी उसी तरीके से बनेगा कि डेबिट पक्ष में, क्रेडिट पक्ष में क्वांटिटी भी होगी और अमाउंट भी होगा, क्वांटिटी भी होगी और अमाउंट भी होगा। ये कौन से प्रोसेस में हुआ? केवल थर्ड प्रोसेस में हमने एज्यूम किया था, थर्ड प्रोसेस में। तो यहाँ पे आप बताएंगे बाई प्रोसेस फर्स्ट, वहां डेबिट में आएगा, यहाँ क्रेडिट में आएगा प्रोसेस थर्ड। जो भी क्वांटिटी और अमाउंट वो यहाँ पे। एक चीज आप यहाँ पे देखिए, एबनॉर्मल गेन का नाम लिया हुआ है, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट में वहां शॉर्टफॉल हुआ था, वही यहाँ पर आ जाएगा टू नॉर्मल लॉस अकाउंट। उस खाते का नाम यहाँ पे बताएंगे इस चीज से, इसी प्रकार की चीज से जैसे वहां पे बता रखा है। ये एबनॉर्मल उसी सेलिंग प्राइस से, है ना, जो सेल्स वैल्यू बना मिला था उससे रिड्यूस किया था अपने वो शॉर्टफॉल का, तो ये शॉर्टफॉल यहाँ पे आ जाएगा। वही है, यही वाला शॉर्टफॉल है, ये वाला शॉर्टफॉल यहां पर आ जाएगा। और बाकी कहां चला जाएगा? बाकी कॉस्टिंग P&L अकाउंट में बैलेंसिंग फिगर यहां पर इसमें ट्रांसफर हो जाएगी। और ये खाता क्वांटिटी और अमाउंट दोनों के लिहाज से बराबर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम विभिन्न प्रोसेस अकाउंट बनाते हैं। एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल गेन और नॉर्मल लॉस अकाउंट बनाते हैं। नॉर्मल लॉस अकाउंट बनाते समय विशेष ध्यान ये रखना है कि जब एबनॉर्मल इफेक्टिवनेस किसी अकाउंट में है, प्रोसेस अकाउंट में है, तो उस प्रोसेस अकाउंट का सारा लॉस, नॉर्मल लॉस बिक नहीं सकता, क्योंकि हुआ ही नहीं उतना। जितना शॉर्टफॉल हुआ है, जितना कम लॉस हुआ है, वास्तविक नुकसान को तो लिखेंगे बेचने के सामने,
कैश के सामने, और जो रह गया उसको शॉर्टफॉल को लिखेंगे यहाँ पे एबनॉर्मल गेन के सामने। जो एबनॉर्मल गेन अकाउंट या इफेक्टिव का अकाउंट बनाते समय सेम चीज यहाँ पर, वो चीज यहाँ पर प्रदर्शित हो जाएगी, और जो डिफरेंस है वो बैलेंसिंग फिगर है जो ट्रांसफर हो जाएगा कॉस्टिंग पीएनएल अकाउंट में। तो ये अब आज हमने पहली स्टेप को समझा है, जिसमें कि एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल गेन और उसका लेखांकन व्यवहार कैसे होता है वो सारा हमने यहाँ पे डिटेल में समझा। तो इससे आप न्यूमेरिकल भी कर पाएंगे, आप न्यूमेरिकल कीजिए, और इसके लिए अच्छे से सामान्य और असामान्य हानियों को लेखा प्रोसेस में कैसे किया जाता है इस थ्योरी को बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिए। थैंक यू।